हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम जो है विकास के बारे में और वृद्धि के बारे में, जिसको अभिवृद्धि भी कहा जाता है मनोविज्ञान के अंदर, तो हमने वृद्धि और विकास के बारे में, उसके अंतर को, उसकी परिभाषाओं को, उसकी डेफिनेशन को, जो उसकी मेन डेफिनेशन है, जो उसकी अलग अलग डेफिनेशंस बताई गई हैं, और उसके प्रिंसिपल्स को भी देख लिया है। विकास के सिद्धांत जिसको बोला जाता है, तो उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम जो है विकास के परिवर्तन के बारे में ज़िक्र करेंगे और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, क्योंकि विकास जो है अलग अलग कारकों से भी प्रभावित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से विकसित होते हैं, क्योंकि उन्हें वो वातावरण मिलता है विकसित होने के लिए। उनका वंश जो होता है वो भी उन्हें सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब है उन्हें वंशानुक्रम से कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम विकास की अवस्थाओं का भी जिक्र करेंगे। और विकास की सामान्यतः जो अवस्थाएं हैं वो 5 ही हैं, लेकिन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। बाल विकास की अवस्थाएं जिनको कहा जाता है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि संपूर्ण जीवन कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो सामान्यतः अलग है। सामान्य तो जो है वो एक जैसा ही होता है, जो सामान्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है। किसी ने 8 भी बताई है, किसी ने 3 में ही ख़त्म कर दिया, किसी ने 4, 5, इस तरीके से। तो उसका भी आज हम आज की क्लास में ही जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विकास के परिवर्तन, यानी विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। ये हमने कल जान लिया था विकास के सिद्धांतों में कि ये एक निरंतर और अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो होता है ये सारी उम्र जो है चलता ही रहता है, क्षैतिज रूप से, ठीक है, कभी लंबवत कभी क्षैतिज। शुरुआती जो साल होते हैं हमारे जीवन के, तो उसमें ये लंबवत चलता है, बाद में क्षैतिज रूप से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला परिवर्तन जो है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन जो होते हैं ना, आकार में सबसे ज़्यादा परिवर्तन शारीरिक रूप से होता है और थोड़ा बहुत मानसिक रूप से भी होता है। आपने देखा होगा कि मस्तिष्क जो है शैशवावस्था में इतने मतलब होता है, इतना होता है, फिर बाल्यावस्था में इतना हो जाता है। तो इस तरीके से तो शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होता है आकार के अंदर। वैसे ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क हमारे सिर वाले हिस्से के अंदर जो है होता है उपस्थित, और इसके अंदर जो है ग्राम में परिवर्तन होते हैं। मतलब ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, मन मस्तिष्क एक ही होता है वैसे तो मस्तिष्क मूर्त है और मन जो है वो अमूर्त एक मतलब चीज़ है, अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन हम इसको इस तरीके से जानते हैं कि मन जो है वो हमारे मस्तिष्क में ही विराजमान है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो मस्तिष्क से ही सोचते हैं। लेकिन कई लोग इन दोनों को अलग भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लॉजिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा विषय है, तो हम कुछ भी इलॉजिकल तो नहीं पढ़ सकते। तो मस्तिष्क में भी परिवर्तन होते हैं, यानी मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक आकार में भी परिवर्तन होते हैं, और ज़्यादा परिवर्तन जो आकार में होते हैं वो शारीरिक रूप से होते हैं, क्योंकि शरीर जो होता है गर्भावस्था में विकसित होने लगता है और धीरे 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 जो है लास्ट तक, किशोरावस्था तक आकार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सिर के आकार में, धड़ के आकार में, हाथ पैर, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, सब में परिवर्तन होता है। तो जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। मानसिक भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। हमारा मस्तिष्क जो आपको पता ही होगा, जो ग्राम के हिसाब से बढ़ता है हमारा मस्तिष्क, ज़्यादा बड़ा 1-2 किलो का नहीं होता, ग्राम के हिसाब से बढ़ता है। मैं यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी कि कितने ग्राम का होता है, क्योंकि वो हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके चीज़ें उन्हीं में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना हाई लेवल पढ़ के हम शुरुआत में इसका कन्फ्यूज़न वाला इतना हैवी नहीं बनाएंगे कि हमें इस चीज़ से डर लगने लगे। क्योंकि बाल विकास का ये जो टॉपिक है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है, शरीर का अनुपात कितना होता है, शरीर का भार कितना, ये सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब इस सब्जेक्ट का सबसे कठिन वाला पार्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि ये याद नहीं होता
होती चीज़ें, इसीलिए हम यहाँ इनको डिस्कस करके इस टॉपिक को शुरुआत से ही हैवी नहीं बनाएंगे। बस इतना याद रखिए कि विकास में परिवर्तन में शुरुआत में जो है सबसे पहला परिवर्तन होता है आकार में, और सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होता है शारीरिक आकार में होता है, मानसिक भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। वैसे ये दोनों साथ साथ होते हैं। फिर है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में जो परिवर्तन है इसमें क्या होता है, ये भी विकास को दर्शाता है। अनुपात में परिवर्तन की विकास हो रहा है, जैसे हमारे गर्भावस्था के अंदर मनुष्य के संपूर्ण शरीर और पैरों का अनुपात 1:4 होता है, और फिर जन्म के समय जो है वो 1:3 हो जाता है, और फिर वयस्कावस्था के अंदर जो है 1:2 हो जाता है। यानी जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम उसके सिर और मतलब सिर और पैर, उसके संपूर्ण शरीर और पैरों का जो अनुपात होता है ना वो 1:4 होता है। फिर जन्म के समय 1:3 और फिर वयस्कावस्था में 1:2 हो जाता है। तो अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, और ये दर्शाता है कि बच्चे का विकास हो रहा है। पुराने चिन्हों का लोप, ठीक है, जैसे दूध के दांत होते हैं उनका गिर जाना, फिर उनकी जगह नए दांत आते हैं, तो वो नए चिन्हों का उदय होना होता है। तो पुराने चिन्हों का लोप होने लगता है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां जो जुड़ने लगती है अस्थिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, जो दूध के दांत है वो गिरने लगते हैं, ठीक है। तो पुराने जितने भी चिन्ह होते हैं उनका लोप होने लगता है, और नए चिन्हों का उदय होने लगता है, मतलब नए चिन्ह आने लगते हैं। कैसे? जैसे दूध के दांतों की जगह स्थायी दांत आ जाते हैं बच्चे में जो बाल्यावस्था होती है हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन फिर किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है। जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और एक मजबूत हड्डी का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हड्डियों की संख्या कम जरूर होती है, लेकिन नए चिन्हों का उदय इसी को कहा जाता है, ठीक है। मजबूती आ जाती है, स्थायी चीज़ों का जो है उदय हो जाता है, स्थायी चिन्हों का उदय हो जाता है। तो ये है विकास में परिवर्तन। इतने कारणों से विकास में परिवर्तन होते हैं। फिर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ज़्यादा माना जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिल के विकास को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम भी विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि बच्चे का जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना, अगर उसकी पीढ़ी में कुछ ऐसी बीमारी है, अगर उसके वंश के अंदर पहले से कोई बीमारी है, विकास नहीं हो पाता उसके वंश के लोगों का, तो जिस वंश में वो पैदा होता है वो ही डिसाइड करता है कि बच्चे का शुरुआती विकास या उसकी नींव किस तरीके की होगी। कई बार आपने देखा होगा किसी वंश में व्यक्ति बीमार रहते हैं, उनको दमे की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत सारी और भी बीमारियां होती है, तो वो सारी जो है ना वो बच्चे में भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चे के विकास को प्रभावित होना पड़ता है। वंशानुक्रम से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है, इस तरीके की बीमारियों से या किसी जो वंशानुक्रम चीज़ें होती है ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, तो फिर वो बच्चे में भी आ जाती है। तो वंशानुक्रम इस तरीके से प्रभावित करता है। बाद में वातावरण, तो वातावरण की तो वंशानुक्रम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चा अपने पीढ़ी से, अपने वंश से अच्छा है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट में आने के बाद में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो उसका विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा ठंडे इलाकों के जो लोग होते हैं, जितने हष्ट पुष्ट होते हैं, जितने अच्छे दिमाग वाले होते हैं, उतने गर्म इलाकों के नहीं हो सकते। आप देखना जहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग और रेगिस्तान के लोग, इन दोनों में डिफरेंस देखना। जो ठंड वाले लोग होते हैं वो जल्दी से किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होते, हष्ट पुष्ट होते हैं, शरीर में इतने रोग नहीं होते, बीमारियाँ नहीं होती, और ठंडे स्वभाव के होते हैं, हर चीज़ को जल्दी से समझने वाले होते हैं, कैचिंग पावर अच्छी होती है। लेकिन जो रेगिस्तान के लोग होते हैं वो जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के दिमाग पे, बच्चे के शरीर पे, क्योंकि जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं खाई जा सकती। क्योंकि ऑलरेडी गर्मी होती है और स्ट्रॉन्ग चीज़ें गर्म होती है, और ठंडे इलाकों में अच्छी चीज़ें, स्ट्रॉन्ग चीज़ें खाई जा सकती हैं, जिस वजह से बच्चे का विकास अच्छा होता है। तो वातावरण जो है बहुत तरीके से, और वातावरण व्यवहार को
भी प्रभावित करता है। जैसे अगर अच्छा वातावरण है, शिक्षा वाला वातावरण है, पाठ पूजा वाला वातावरण है, तो वहाँ पे बच्चा अच्छे संस्कारों वाला होगा। और वहीं अगर गाली गलौज, चोर उचक्कों का वातावरण है, तो बच्चा वहाँ पे उसी तरीके का बिगड़ैल होगा। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। अगर बच्चा जो है अच्छा माइंड वाला होता है, अच्छी बुद्धि है उसकी, तेज़ दिमाग, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तो उसका विकास एक अलग ही लेवल का होगा। वो अपने आप एनवायरनमेंट से विकास को अपने आप वो कैच करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो चीज़ों को अच्छे से खाएगा, अच्छे से कंज्यूम करेगा, अपने शरीर पे ध्यान देगा, अपनी बुद्धि पे ध्यान देगा। ठीक है, तो बुद्धि भी वहीं अगर मंद बुद्धि बच्चों की बात करें, तो अगर उन्हें ना खिलाया जाए तो वो अपने आप खा ही नहीं सकते, और अपना वो ना तो मानसिक विकास कर सकते हैं, ना सामाजिक, ना संवेगात्मक, ना शारीरिक, किसी प्रकार का विकास वो खुद से कर ही नहीं सकते। वो डिपेंड होते हैं दूसरों पे। तो बुद्धि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके बाद में दुर्घटना, चोटग्रस्त, रोग, ये चीज़ें तो विकास को प्रभावित करती ही करती है। अगर शरीर में रोग है तो विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता। कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चा जो है उस दुर्घटना का मानसिक रूप से भी शिकार हो जाता है, शारीरिक रूप से भी शिकार हो जाता है, फिर वो इतना अच्छे से विकास नहीं कर पाता। चोटग्रस्त हो जाना, अगर जन्म होते ही शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में कभी भी बच्चे को कोई चोट आ गई है, वो चोट अगर उसको पूरी उम्र परेशान कर रही है, तो उसका विकास भी जो है प्रभावित होगा। अगर चोट सही होने वाली है तो ठीक है, नहीं अगर चोट ऐसी है जो उसे परमानेंटली लग चुकी है, जैसे हाथ कट जाना, शरीर का कोई हिस्सा, कोई हड्डी टूट जाना, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे का मानसिक लेवल जो है उसको झकझोर देती है, शरीर भी उसका वहीं पे स्थिर पड़ जाता है, फिर उसका विकास नहीं हो पाता। पारिवारिक परिस्थितियाँ ये सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अगर बच्चा परिवार से अच्छे घर से, अच्छे परिवार से है, तो उसका विकास एक अलग ही लेवल का होगा, वो अच्छे से विकसित हो पाएगा, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अगर बच्चे का परिवार, उसका बैकग्राउंड अच्छा है ना, आपने देखा होगा कि अच्छे खासे खाते पीते घरों के बच्चे होते हैं ना, तो उनका दिमाग एक अलग ही लेवल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ उनकी जो चीज़ें, वो जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहते हैं उन पे लगा होता है, और उन्हें आसपास की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। उन्हें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, पैसे के बारे में या पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में, कोई चीज़ों के लिए उन्हें तरसना नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर गरीब घरों के बच्चे देखें तो उनके पास 100 प्रॉब्लम होती है, वो अपना 100% किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, पैसों के लिए देखना पड़ता है। तो उस टाइम उनका मन जो है वैसे परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो पारिवारिक परिस्थितियाँ, जैसे अगर एक परिवार में माता पिता बहुत समझदार है, हमेशा बच्चों को समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें ला के देते हैं, उनके रुचि की चीज़ें करने देते हैं, तो उस परिवार के बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है, दिमाग से बढ़िया होंगे। लेकिन अगर वहीं एक ऐसा परिवार जहाँ पे माता पिता सारा दिन लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, या उन्हें बांध बांध के रखते हैं, ठीक है, फिर उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत प्रभावित करती है। कई परिवारों के बच्चे परिवार से बिल्कुल जो है चिंतित नहीं रहते, वो बिल्कुल, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें पता होता है उनके माता पिता समझदार है, वो संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन कई परिवार के बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत चिंता होती है अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, तो वो चीज़ें बहुत प्रभावित करती है मन को भी और शरीर को भी। संस्कृति एवं सभ्यता, ये चीज़ें भी बहुत प्रभावित करती है। अगर कोई संस्कृति अच्छी नहीं है, वैसे संस्कृतियाँ अपने अपने हिसाब से लोगों की होती है, उनके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी कई सभ्यताएं ऐसी होती है जिनके बारे में बच्चे जान जाते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी उसकी सभ्यता में, उसकी संस्कृति में होती हैं, तो फिर वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, फिर वो वैसे ही हो जाते हैं उनमें रह रह के, और वो चीज़ें उसके विकास को भी प्रभावित करती हैं, जिस तरीके की संस्कृति सभ्यता में बच्चा रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम राजस्थान में हमारे जो है
जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंजर समाज के बारे में पढ़ा जाता है कि चोरी करना उनका काम होता है। तो अब वो उनकी संस्कृति है, वो उनकी सभ्यता है, उनके लिए अच्छी है, लेकिन वो उनके होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि फिर वो चोर उचक्के ही बनते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। संस्कृति और सभ्यता भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर एक अच्छी संस्कृति में बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास भी अच्छा ही होता है। तो ये थे प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद में जो है विकास की अवस्थाएं हैं। पहले हम सामान्यतः पढ़ लेते हैं कि कितनी होती है। गर्भावस्था जो कि 0 से जन्म तक, और फिर जन्म जो इसको 0 से जन्म तक भी कह सकते हैं और भ्रूण से जन्म तक भी कह सकते हैं। जब बच्चा पेट में होता है, बच्चा जो है बनना शुरू होता है, जब बीजावस्था होती है, मतलब जब बच्चे के बनने की प्रोसेस शुरू होती है, तो उस टाइम से लेके जब बच्चे का जन्म होता है तो वो गर्भावस्था होती है। गर्भ के अंदर जब 9 महीने बच्चा रहता है, 280 दिन, सामान्यतः 280 दिन रहता है, 40 हफ्ते भी बोल सकते हैं, 9 महीने भी बोल सकते हैं। तो जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उसका किस तरीके से विकास होता है, कितनी अवस्थाओं में होता है, तो उसको गर्भावस्था बोलते हैं। इसके आगे भी कई अवस्थाएं होती है, 3 होती है, इनका जिक्र भी हम आगे की क्लासेस में करेंगे। फिर आती है शैशवावस्था, जो कि जन्म होने के बाद 5 से 6 वर्ष तक चलती है। कई जगह 5 वर्ष भी बताया जाता है। वो 5 वर्ष की एंडिंग होती है और 6ठे वर्ष की शुरुआत होती है। तो शैशवावस्था होती है, इसको औसत रूप से जन्म से 6 वर्ष तक कहा जा सकता है। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है, 12 से 13 भी बोल सकते हैं, वैसे औसत रूप से 6 से 12 तक होती है। फिर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। और फिर प्रौढ़ावस्था 19 से मृत्यु तक। और इस प्रौढ़ावस्था में सभी जो अवस्थाएं बच गई ना, वृद्धावस्था, वो भी आ जाती है। इसमें कई अवस्थाएं आती हैं, इसमें वृद्धावस्था भी शामिल होती है। प्रौढ़ावस्था के बाद में उत्तर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था भी आती है। तो ये 19 वर्ष से जब तक इंसान की मृत्यु होती है तब तक चलती है ये। तो इतनी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद में ये अवस्थाएं थी जिनको आगे अभी हम इसी क्लास में और भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अवस्थाओं को अलग अलग तरीकों से विभाजित किया। उससे पहले हम विकास के पक्ष देख लेते हैं। विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि जो होती है एकांकीय होती है, एक पक्षीय होती है जो शारीरिक विकास से जुड़ी होती है। लेकिन विकास बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे पक्ष होते हैं विकास के। मेनली जो है 4 पक्ष पढ़े जाते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ये आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक है, ठीक है, भावनात्मक विकास को नैतिक विकास भी कहा जाता है। फिर भाषाई विकास भी होता है, जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। तो ये होते हैं विकास के पक्ष। और ये याद रखना, विकास हमेशा बहुपक्षीय होता है, विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं। ठीक है, जो हमने बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी है ना, ये बच्चे का बाल मतलब बच्चा, और विकास, उसका विकास पूरी उम्र कैसे होगा। ठीक है, बाल विकास अलग चीज़ है, उसके अंदर सभी अवस्थाएं शामिल होती है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन बाल मनोविज्ञान के अंदर 3 ही अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से सामान्यतः जो होती है 5 ही अवस्थाएं होती हैं। लेकिन बाल विकास के अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ पे इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनको याद रखना है, क्योंकि ये ना इनको पूछा गया है, इनको हल्के में मत लेना। ये जो मैंने यहाँ पे शामिल की है ना, ये पूछा गया कि शेले के हिसाब से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, कोल्सनिक के हिसाब से कितनी हैं, हरलोक के हिसाब से कितनी है, रोस के हिसाब से कितनी है। ये पूछे गए हैं बाकायदा, इसीलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया। और पूछा इतना ही गया है कि अवस्थाएं हैं कितनी, इसके अलावा कुछ नहीं, और इसके अलावा जिक्र भी नहीं मिलता। बस इतना पूछा गया है कि अवस्थाएं कितनी हैं इन
मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले शैले के हिसाब से, शैले ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो है वो 0 से 5 वर्ष तक बताई है इन्होंने, बाल्यावस्था 6 से 12 तक, और फिर 13 से 18 तक किशोरावस्था बताई है। और इनके जो वर्ष है ना वो याद रखना, क्योंकि एक बार मैंने अभी हाल फिलहाल के अंदर क्वेश्चन देखा था कि शैली के हिसाब से शैशवावस्था कितने समय तक होती है, तो 0 से 5, 0 से 6, 0 से 3 और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो वहाँ पे 0 से 6 में कंफ्यूज नहीं होना, ये 0 से 5 बताई है। तो ये वर्ष आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 0 से 6 नहीं, 0 से 5। थोड़ा डीप है लेकिन क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। तो शैले ने 3 ही, शैले के शेल खत्म हो गए, इसीलिए इसने क्या किया, 3 अवस्थाएं बता दी, और तीनों ही अलग अलग थी। अलग अलग कैसे थी? 0 से 5, फिर वो वहीं पे ख़त्म होगी, फिर 6 से 12, फिर वो वहीं पे ख़त्म हो गई, फिर 13 से 18। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर रोस ने 5 अवस्थाएं बता दी। रोस में रोस पैदा हो गया, और कैसा रोस पैदा हो गया? इसने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया, और ऐसा रोस पैदा हुआ रोस के अंदर कि इसने पहली बार बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा। इससे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को 2 भागों में नहीं बांटा। तो रोस में कैसा रोस पैदा हुआ? रोस में ऐसा रोस पैदा हुआ कि उसने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। और शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था जो है ना, वैसे तो ये पूरी शैशवावस्था ही होती है, लेकिन रोस ने इनको अलग अलग कर दिया, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था का नाम दे दिया। वैसे जो जन्म या 1 वर्ष, जिसको 1 वर्ष भी बोल सकते हैं, जन्म भी, और उससे लेके 6 या 5 वर्ष तक शैशवावस्था ही होती है, लेकिन रोस ने इसको अलग अलग कर दिया। उसके बाद में जॉनसन में कितने अक्षर हैं? 4, और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 ही बताई। कैसी? शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, या फिर जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। उसके बाद में हरलोक महोदय, और हरलोक जो है एक लेडी थी, ठीक है, ये मेल नहीं थी, फीमेल थी। तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, और हरलोक ने है ना बहुत बड़ा अध्ययन किया। गर्भावस्था पे भी इन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया था। गर्भावस्था की इन्होंने तीनों जो अलग से जो होती है ना, सब पार्ट्स होते हैं ना, वो बताए थे, और बहुत अच्छे से उनको जो है डिफाइन किया था, जिसका हम गर्भावस्था वाले पार्ट में जिक्र करेंगे। तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, और ये पहली थी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा था, और बाल्यावस्था के बाद में और किशोरावस्था से पहले जो काल है ना, उसको इन्होंने व्यय संधि का नाम भी दिया था। तो ये पहली मनोवैज्ञानिक थी। जिस तरह से रोस पहले मनोवैज्ञानिक थे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटने वाले। तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। पहली गर्भावस्था, जो गर्भ धारण से जन्म तक होती है, 9 महीने 280 दिन, ठीक है, और 40 हफ्ते भी कह सकते हैं। फिर शैशवावस्था इन्होंने कुछ अलग ही बता दिया। इन्होंने क्या कहा कि जन्म से 14 दिन तक, या फिर जन्म से 2 हफ्ते, 14 दिन के 2 हफ्ते ही बनते हैं। तो शैशवावस्था को इन्होंने बहुत लंबा समय नहीं बताया। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 14 दिन तक ही होती है। उसके बाद में 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक जो होती है ना, वो बचपना अवस्था होती है। और फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12, व्यय संधि जो होती है वो 12 से 14, और लड़कियों में होती है 11 से 13। ये याद रखना, लिख लेना अभी आप साथ के साथ। लड़कियों में 11 से 13 होती है व्यय संधि अवस्था। जब संधि होती है, बच्चा बाल्यावस्था से निकलता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जब उसके किशोरों वाले जो साइन है वो बनने लगते हैं, लड़कों की दाढ़ी आने लगती है, उस टाइम। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। इन्होंने किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा है। इन्होंने सिर्फ 18 वर्ष तक किशोरावस्था नहीं माना है, इन्होंने कहा है कि 21 वर्ष तक बच्चे की किशोरावस्था चलती है। तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है डिवाइड किया था बाल विकास के बारे में, बाल विकास की अवस्थाओं को बहुत अच्छे से। और इनका ये मुझे जो है पूरा इन्होंने जो
करके बताया था, डिफ्रेंशिएट किया था अलग अलग अवस्थाओं को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने अलग अलग सारा देखो, गर्भावस्था भी बताई, फिर शैशवावस्था 14 दिन तक, फिर बचपनावस्था भी बताई, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, व्यय संधि काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। अगर हर लोक में से क्वेश्चन बना है ना आज तक, तो व्यय संधि से बना है, ठीक है। फिर हैविंग हस्ट ने जो है बाल विकास की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बताई थी, बहुत अच्छी बताई इन्होंने भी। पूर्व नैतिक अवस्था, जिसमें कोई नैतिकता नहीं होती, 0 से 2 वर्ष। स्वयं केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, जब बच्चा सिर्फ अपने आप पे केंद्रित होता है, उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपनी बातों पे ही गौर करता है। फिर परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जब बच्चा परंपराओं की तरफ बढ़ता है, उसे सीखने की कोशिश करता है, बाल्यावस्था के अंदर 7 से 12 वर्ष। फिर आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ये होती है किशोरावस्था के अंदर, जब बच्चे जो किशोर होते हैं उनकी चेतना का कोई आधार नहीं होता, वो बस इमेजिन करते हैं और सारा दिन कल्पनाओं में, हवाई किलों में खोए रहते हैं, तो उसे बोलते हैं आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, 12 से 18 वर्ष तक। और आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था ये होती है प्रौढ़ावस्था के अंदर, जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसका आधार क्या है, उसका वजूद क्या है, तो उसकी वो चेतना है वो आधार युक्त हो जाती है। तो इन्होंने भी 5 अवस्थाएं बताई है और इनकी 5 अवस्थाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था का जिक्र किसने किया है, स्वयं केंद्रित अवस्था का जिक्र किसने किया है, या ये सीधा पूछ लिया जाता है कि हैविंग हस्ट ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद में जो है कोलस्निक ने बाल विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं और इनके अवस्थाओं का जिक्र नहीं होता, जैसे हर लोक ने अलग अलग करके बताया है ना, वैसे इनका ज़्यादा योगदान नहीं है। इन्होंने बस इतना ही बताया था कि 8 अवस्थाएं होती है और वो होती कौन सी है, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता और ना ही किसी बुक में इतना डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद में आता है इन सभी को पढ़ने के बाद में सामान्य वर्गीकरण, ठीक है, इनका पूरा सार। तो वो है 5 अवस्थाएं जो कि मैंने शुरुआत में भी बता दी। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक होता है, 9 महीने 280 दिन, ठीक है, और 40 हफ्ते भी बोल सकते हैं। शैशवावस्था जन्म होने के बाद 6 वर्ष तक चलती है, जो कि शैली ने 5 वर्ष तक बताई थी, याद रखना। और शैशवावस्था जो है 3 वर्ष तक बताई थी रोस ने, क्योंकि आगे उन्होंने 3 से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था बताई थी, पूर्व बाल्यावस्था। फिर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, जो कि रोस ने उत्तर बाल्यावस्था का नाम दिया था इसको, बाल्यावस्था को। और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, और ये हरलोक ने पूर्व किशोरावस्था बताई थी। और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद, जिसमें अन्य अवस्थाएं भी शामिल होती है। फिर उसके बाद में जो है एक छोटा सा नोट, गर्भ में बच्चा जो होता है कितने समय तक रहता है, न्यूनतम अगर जो सतमासी बच्चे होते हैं ना 7 महीने के ही पैदा हो जाते हैं, फिर कई बार बच्चा जो है मर भी जाता है, बचता भी नहीं है, तो वो 180 दिन का टाइम पीरियड होता है। जो 7 महीने के बच्चे होते हैं ना वो बच जाते हैं, लेकिन 8 महीने का बच्चा बहुत ही कम चांस होता है उसके बचने के। तो न्यूनतम जो है ना 180 दिन तक बच्चा गर्भ में रहता है और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 330 दिन तक रहता है। और सामान्यतः है जो जनरली है ना वो 270 या 280 दिन तक बच्चा गर्भ में रहता है, 40 हफ्ते तक, 9 महीने तक, ठीक है। तो ये सामान्यतः जो है ना ये आपने पक्का याद रखना है, इससे क्वेश्चन बने और न्यूनतम अधिकतम से नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ शामिल किया है कि पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं ना ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो बताई है, ये याद करने की और याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि शैले और रोस्ट से क्वेश्चन बने हैं, हरलोक से भी बहुत बार बने हैं, हो सकता है जॉनसन से, हैविंग हस्ट से आगे बन जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और कल हम गर्भावस्था का जिक्र करेंगे, जिसको हरलोक ने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।